नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव के अंतर्गत हमने बीजेपी के द्वारा देने वाला एक नारा बखूबी सुना होगा। जी हाँ, बीजेपी कहती रह गई जो राम को लेकर आए हैं हम उनको लेकर आएंगे। जी हाँ, बीजेपी मैं मानता हूँ कि राम को लेकर के आई, लेकिन राम के आदर्शों को लेकर के नहीं आई। मैं मानता हूँ कि बीजेपी राम को लेकर के आई है, लेकिन साथ ही साथ ये राम रहीम को भी बाहर लेकर के आई है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 10 बार। जी हाँ, मैं मानता हूँ कि ये राम को लेकर के आए हैं, लेकिन साथ ही साथ ये आश्रम बापू जी को भी बाहर लेकर के आए हैं। बीजेपी के खुद के विधायक हिंसा की बात कर रहे हैं, ये क्या ही राम राज्य की स्थापना करेंगे। जी हाँ, एक तरफ ये कहते हैं इनके नेता कि यहाँ पर जी हाँ राहुल गांधी बाज आजा वरना तेरा हाल तेरी दादी के समान होगा, मतलब कि ओपन में ये इनको यहाँ पर मारने की धमकी दे रहे हैं। और वहीं पे बीजेपी का कुछ विधायक कुछ नेता ऐसा कहते हैं कि जो राहुल गांधी की ज़बान काट के ला के देगा उनको, वो उसे 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। जी हाँ, यही है राम राज्य के डेफिनेशंस, क्या कि हिंसा फैलाओ। क्या इसी को बोलते हैं अमृतकाल? थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। सो गाइस, हरियाणा विधानसभा चुनाव जी हाँ अभी चंद दिनों बाद होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव एक नाक का सवाल बन चुका है। लेकिन ये नाक कितनी बुरी तरह से कटने वाली है, इसका आइडिया आप लोग साफ साफ लगा सकते हैं। जी हाँ, यूट्यूब पर आपको हज़ारों लाखों वीडियो मिल जाएंगे कि हरियाणा की जनता परिवर्तन चाहती है या फिर इस सरकार को दोबारा देखना चाहती है इससे संबंधित। और मैक्सिमम जनता का मानना यही है कि इन सभी को इस बार परिवर्तन चाहिए। जी हाँ, कांग्रेस की सरकार की जो तरफ रुझान है मैक्सिमम जनता के बन चुके हैं। वो अलग बात है कि वोट मशीन के आगे हम आम जनता कौन सा बटन दबाती है वो बताएगा आने वाला वक्त 8 अक्टूबर को। जी हाँ, जिस दिन होगी काउंटिंग। सो गाइस, यहाँ पर अभी कुछ समय पहले आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक भव्य रैली हुई थी। जी हाँ, कुरुक्षेत्र के अंदर कुछ दिन पहले, जहाँ पर 10 लाख लोगों को इनविटेशन दिया गया था इस रैली में आने के लिए, एक बुलावा भेजा गया था। लेकिन मात्र कितने लोग आए? 5 से 6 हज़ार लोग। जी हाँ, कहाँ 10 लाख का इनविटेशन, कहाँ पे जनता क्या आती है? कुल मात्र 5 से 6 हज़ार। तो इससे आप लोग साफ साफ आइडिया लगा सकते हैं कि इस बार बहुत बड़ी संख्या में जी हाँ यहाँ की जनता है वो इस सरकार से काफ़ी नाखुश है। 9.5 साल तक दोस्तों मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ पर अपना सिंहासन बना के रखा और अचानक से जो बीजेपी के जो ये बड़े बड़े नेता हैं, इन्होंने नेक्स्ट डे नायब सिंह सैनी को ला करके खड़ा कर दिया। मैं मानता हूँ कि खट्टर साहब ने कुछ ना कुछ तो काम किया होगा, भले ही थोड़ा काम किया हो, लेकिन अचानक से परिवर्तन कर देना सत्ता का, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आखिरकार बीजेपी की पार्टी ने ऐसा क्यों करा? आपने देखा होगा कि बीजेपी की जब पहली लिस्ट जारी हुई थी, लगातार विधायकों ने अपना रिज़ाइन दिया, बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। और वहीं पर कांग्रेस ने साफ साफ ये बोला कि भाई अगर आप आना चाहते हो आओ, लेकिन आपको हम लोग टिकट नहीं दोगे, आप नॉर्मल एज ए नेता देश की सेवा कर सकते हो। 50 से अधिक विधायक कहीं ना कहीं कांग्रेस की पार्टी में जा कर के जुड़ चुके हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। वो अलग बात है कि विंडो क्लोज हो चुकी है टिकट बांटने की, लेकिन फिर भी बीजेपी के नेताओं को उम्मीद लगी हुई है। दोस्तों, वास्तविक रूप से आज के दौर में जो नेता के अंदर जो समाज सेवा का जो जज्बा था वो कहीं ना कहीं कम हो चुका है। इनका जो मेन मोटो है वो स्वयं सेवा करने का मोटो है। इसलिए ही कहीं ना कहीं यहाँ से प्रॉफिट नहीं तो उस पार्टी को ज्वाइन कर लो, इस पार्टी से प्रॉफिट नहीं तो उस पार्टी को ज्वाइन कर लो, कहीं तो प्रॉफिट मिलेगा। और इसमें नंबर 1 पे कौन है? नीतीश कुमार। ये आपको बखूबी पता होगा। अभी चंद दिनों पहले दोस्तों आपको याद होगा कि बीजेपी की एक रैली होने जा रही थी, लेकिन इस रैली को कैंसिल कर दिया गया था और इस रैली का नाम था जन आशीर्वाद रैली। दोस्तों, जन आशीर्वाद बीजेपी की पहली रैली थी चुनाव की, और इस रैली को कैंसिल क्यों किया गया इसके पीछे की कोई खास वजह नहीं बताई गई बीजेपी के द्वारा। और मोदी काल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी दिग्गज नेता ने अपनी हुंकार रैली को ही कैंसिल कर दिया हो। और गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी इस रैली को कैंसिल किया, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह की फ़ोटो, जी हाँ, इस रैली के जो बैनर जो पोस्टर था उससे गायब कर दी गई। अमित शाह की फ़ोटो, अरे भैया रैली को कैंसिल किया गया है, गृह मंत्री तो अमित शाह ही हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो वही थे, तो आखिरकार इनकी फ़ोटो को हटाना ये कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि जो बीजेपी के अंदर बगावत चल रही है वो अब चिंगारी थी कुछ समय पहले, वो चिंगारी आग में तब्दील हो चुकी है। जी हाँ, अलग अलग तरह के इस बात के लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, बट इसमें आपकी राय क्या है? जी हाँ, ऐसा करना उचित कदम है या फिर अनुचित कदम है? या फिर दोस्तों 8 अक्टूबर को जिस दिन होगी काउंटिंग, हरियाणा चुनाव की, विधानसभा चुनाव की काउंटिंग होगी फाइनल, तो कौन सी पार्टी आने वाली है आपके राज्य के अंदर, ये आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। दोस्तों, इस नाते उनकी फ़ोटो को तो लगाया जा सकता था कि वो गृह मंत्री हैं अभी भी,
लेकिन उनकी फ़ोटो को गायब कर दिया गया। और दावा ये किया जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर जेजेपी के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराने के लिए अड़ गए थे और इसलिए गृह मंत्री अमित शाह नाराज हो गए थे, इसलिए उन्होंने अपनी हुंकार रैली को कैंसिल कर दिया गया जो कि जिंद में होने वाली थी। कुछ समय पहले कुरुक्षेत्र में हुई थी, मोदी जी आए थे, वहाँ पे संख्या कम थी, 10 लाख आने थे, 5,000 आए थे, वो रैली अलग थी, ये रैली अलग है। और गजब दोस्तों बात यह है कि जब अमित शाह नाराज भी हो गए और अपनी रैली को भी कैंसिल कर दिया गया और इसके बावजूद जेजेपी के विधायकों की भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग करवाई गई। इनका अलग ही कुछ चल रहा है भाई खेला। तस्वीर आप देख सकते हैं कि कैसे बड़े बाजे गाजे के साथ विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो मनोहर लाल खट्टर कैसे हरियाणा में बगावती तेवर दिखा रहे हैं, इसका अंदाजा आप लोगों को लग सकता है। और अब इस खबर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर को पोस्टर से गायब कर दिया है और खट्टर ने ये गायब किया है। वहीं दूसरी तरफ 14 सितंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में अपनी पहली रैली करने के लिए पहुंचे थे 14 सितंबर को, तो खट्टर की तस्वीरों को पोस्टर से गायब कर दिया गया था। और तो और खट्टर को ही मंच से गायब कर दिया गया था, वो मंच में भी नहीं थे। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने ज़बरदस्त मजे लिए थे इस बात को लेकर के और इसमें यह लिखा था कि 9.5 साल तक के मुख्यमंत्री के नाम पर इस बार बीजेपी वोट क्यों नहीं मांग रही है। मतलब कि 10 साल बीजेपी को हो चुके हैं हरियाणा के अंदर, 9.5 साल कह सकते हैं कि खट्टर ने बिताए हैं और 6 महीने नायब सिंह सैनी को मिले हैं। तो मनोहर लाल खट्टर कांग्रेस के संपर्क में है और इन सब के बीच खबर का मेन पॉइंट ये है कि गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा में रैली करने के लिए पहुंचे हैं और आप तस्वीर आप देख सकते हैं अमित शाह के आसपास। जी हाँ, खट्टर बिल्कुल भी आपको साफ नहीं दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि यहाँ वो अवेलेबल है ही नहीं, तो दिखाई कहाँ से देंगे। सो फ्रेंड, मनोहर लाल खट्टर एक बड़ा खेल करने की तैयारी में है। एक्चुअली मनोहर लाल खट्टर कांग्रेस के संपर्क में आ चुके हैं और इन सब के बीच में सबसे बड़ी जो न्यूज़ है उसका ओरिजिन इस तरह से हो रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा में रैली करने जब पहुंचे थे तो उस समय मनोहर लाल खट्टर इनके मंच पर उस समय मौजूद नहीं थे। जी हाँ, शायद जिसकी वजह से वहाँ की जनता है जो रैली में नहीं आई है और बहुत ही कम संख्या में लोग आए हैं। तो हम कह सकते हैं कि खट्टर के पास में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जनता का प्यार कहीं ना कहीं उनके ऊपर बना हुआ है। अगर वो मंच पे नहीं है, अगर वो पोस्टर में नहीं है तो वो जनता उस रैली में जाना पसंद नहीं कर रही है। और इस बात को लेकर के अमित शाह आपको मंच में साफ साफ टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिएगा। सो गाइस, खबर खट्टर से संबंधित हमको ये भी ध्यान रखना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में चुनावों के अंदर, जी हाँ, बीजेपी को हरियाणा में 8 तारीख को शायद मुट्ठी भर सीट भी प्राप्त ना हो पाए। दोस्तों, पहले ही इस बात के संकेत मिलने लग चुके थे जब सर्वे हुआ था हरियाणा में कि आखिर का रुझान बीजेपी का है या फिर हरियाणा का है, क्योंकि सर्वे से एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है कि चुनाव की जो हवा है वो किस पार्टी की तरफ चल रही है। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करी थी, भगदड़ का सिलसिला तभी से स्टार्ट हो गया था, जो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, लगातार यहाँ के विधायक बीजेपी से अपना त्याग पत्र दे रहे हैं, दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं लगातार बैक टू बैक। वो अलग बात है कि कांग्रेस ने अपनी विंडो क्लोज कर दी है टिकट बांटने की और अब टिकट को लेकर कुछ हो भी नहीं सकता। इनफैक्ट हरियाणा के अंदर दोस्तों यहाँ बीजेपी के नेता ही अपना आपस में बड़े बड़े दावे करने लगे हैं। बीजेपी के कई नेताओं ने इस तरह का दावा कर दिया है कि चाहे वो अनिल विज हो या फिर वो इंद्रजीत सिंह राव ही क्यों ना हो, इन्होंने साफ साफ ये बोला है कि हम ही इस राज्य के जो सीएम पद है उसके दावेदार हैं। हरियाणा में दोस्तों बगावत की आग अब ज्वालामुखी में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि इन्हीं के कई नेता इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम सीएम बनना चाहते हैं, नहीं तो क्या होगा। जी हाँ, ये ओपन चैलेंज है, ओपन धमकी है या फिर एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको हम किसी भी एंगल से दे सकते हैं। जी हाँ, और इसके अलावा सबसे बड़ा दोस्तों जो चैलेंज बना हुआ है वो बना हुआ है सीएम नायब सिंह सैनी के लिए, क्योंकि इनको जिस स्थान से सीट मिली है ना, उस सीट से जीतना इनके लिए शायद इम्पॉसिबल हो, क्योंकि इनको दोस्तों टिकट मिली है लाडवा से। लाडवा सीट जहां से सैनी जी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, वहां बुरी तरह से ये फंस चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जी हाँ, ये वो सीट है जहां पर ये कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। मतलब कि यहाँ पर कांग्रेस का पहले से ही दबदबा बना हुआ है। अब दोस्तों इस खबर को ध्यान से देखिएगा, ये खबर है भास्कर की। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हरियाणा चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक दिन में 2 रैलियां करी,
पहली रैली इन्होंने करी थी भिवानी के लोहारी में, और जो सेकंड रैली करी है वो करी है आपकी फरीदाबाद में। जी हाँ, पहली रैली में इनका जो भाषण था वो मात्र था 24 मिनट का, और फरीदाबाद में दोस्तों जो रैली हुई है वो हुई है 10 मिनट की। सोचिए इतनी छोटी छोटी रैलियाँ ये कर रहे हैं दोस्तों। 10 मिनट में जो आदमी अपनी भूमिका तैयार करता है, भूमिका बनाता है कि जनता से कहना क्या है। ये लोग लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं, और आप अच्छे से जानते हैं इस बात को, कैसे चीखते हैं, कैसे चिल्लाते हैं, कैसे वादे करते हैं, कैसे दूसरी पार्टी के ऊपर ब्लेम करते हैं, उनकी कमियां गिनवाते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि 10 मिनट में हर चीज़ समेट के ये वहाँ से निकल जाएं? लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह के लिए जो रैली हरियाणा में ऑर्गेनाइज की जाती है, आपको 10 मिनट में ख़त्म करके ये वहाँ से अब निकल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस खबर का डर गृह मंत्री अमित शाह को सता रहा था वही कुछ होता हुआ हमको साफ साफ नज़र आ रहा है। जी हाँ, जनता के दिल में इनको लेकर के जो जगह थी वो अब क्या हो चुकी है, बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। उस जगह को किसी और नेता ने फिल कर दिया है। और हरियाणा बीजेपी में अलग से बगावत चल रही है, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ और हमको दिख भी रहा है। आपको मालूम होगा दोस्तों, कुछ समय पहले रमित खट्टर जो मनोहर खट्टर के भतीजे हैं वो शामिल होते हैं कांग्रेस के अंदर। सुबह कांग्रेस के पास जाते हैं और शाम को वापस बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। अगर उनसे पूछा जाता है तो वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि मैं तो चाय पीने गया था, इन्होंने मुझे कांग्रेस का जो रिबन होता है, जो वो पट्टा होता है, वो बांध दिया मेरे ऊपर और मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा ली। लेकिन वहाँ के नेता कुछ और ही अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चाय पीना है या वास्तविक उन्होंने अपनी वैल्यू, जी हाँ, उनकी जो वैल्यू है उसका पता लगाने के लिए वो लोग कांग्रेस के पास गए थे, ये भी हो सकता है। सो गाइस, इस समय ना हरियाणा की सरजमी कुछ और ही कह रही है। मैं सिंपल यही बोलूँगा कि आप जो चुनाव में जो आप लोग वोट डालेंगे, अपना अपना वोट देने से पहले एक बार 10 बार जरूर सोचिएगा कि हाँ, जिसको आप वोट दे रहे हैं वो आपका भविष्य बना भी सकता है वो नेता, और आपका भविष्य बिगाड़ भी सकता है। जी हाँ, आने वाली जनरेशन जब से पूछेगी कि जब भारत की इतनी बुरी हालत हो रही थी पापा तब आप कहाँ थे, तो आप उनसे आँख से आँख मिला के कह सकोगे बेटा हम वहीं थे और हमने ऐसा एक्शन किया, लेकिन नियति में शायद यही लिखा था। जी हाँ। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। ठीक है, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बट आपके विचार बिल्कुल ओपन है, कमेंट बॉक्स ओपन है। अपने विचार आप मुझे कमेंट करके पक्का बताना कि आखिरकार 8 अक्टूबर को किसकी सरकार बनने वाली है और उसके पीछे की वजह क्या है। जी हाँ, धन्यवाद।